नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। और आज बात होगी सुपर बग पर वार और एंटीबायोटिक भी बेकार। जो एक बड़ी रिपोर्ट आई है लैंसेट की तरफ से। लैंसेट एक मेडिकल जर्नल जिसे आप जानते हैं, दुनिया का सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल, और एक बड़ी चेतावनी, और खास तौर पे हम भारतीयों के लिए जो मनगढ़ंत दवाइयाँ खाते हैं, ओवर द काउंटर खरीद के खाते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख देते हैं, और एंटीबायोटिक तो हम ऐसे खाते हैं जैसे कोई नाश्ता कर रहा हो। लेकिन अब उसी का एक बहुत 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 बड़ा दुष्परिणाम सामने आ रहा है। हुआ क्या आपको बताता हूँ। तो एंटीबायोटिक के बढ़ते इस्तेमाल से इस खतरे की घंटी बजाई है द लैंसेट ने। क्या कहा है उन्होंने? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चेतावनी है। पहले भी आई है, लेकिन इस बार क्यों आई है, इसमें क्या नया है? 83% भारतीय मरीजों में MDRO पाया गया है। 83 एक तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, जो ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन को कवर कर लेता है। और MDRO यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, MDRO मरीजों में होता है सुपर बग। रोकिएगा इसे यहीं। क्यों सुपर बग कह रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में पैदा हो गया है जिसके ऊपर कोई दवा, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने इस हद तक एंटीबायोटिक्स खा ली हैं कि अब इस सुपर बग, जिसे उन्होंने कहा है, इसको रोकने के लिए कोई दवाई नहीं बची है। और सुपर बग के चलते एंटीबायोटिक्स अब बेअसर हो गई हैं। यानी हमने अपने अंदर ही दवाई खा खा के एक ऐसा शैतान पैदा कर लिया है जिसके ऊपर अब कोई दवा असर नहीं कर रही है, कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। भविष्य में बीमारी का इलाज मुश्किल होगा। इवन आपको सर्दी खांसी भी हो जाएगी तो भी आप तकलीफ में आएंगे। तो अब ये सुपर बग की चेतावनी कितनी बड़ी है। और 4 देशों में 1200 से ज़्यादा मरीजों पे स्टडी हुई है, लेकिन और भी देशों में पाया। लेकिन जो 83% का नंबर है, यानी हमारी ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन, जो एक्टिव पॉपुलेशन है, उसका नंबर, अगर उसमें ये रेजिस्टेंस आ गया है कि एक सुपर बग बन गया है, तो ये बहुत खतरे की बात है। अब कितना इससे डरना ज़रूरी है? बात तो खतरे की है, लेकिन क्या इस खतरे का कोई इलाज है? दवाइयों से ही अगर खतरा हो गया तो फिर क्या खा के ठीक होंगे? ये सारे सवाल मन में आएंगे और उसी का जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। स्वागत करते हैं हम सर एच एन रिलायंस हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिसीजेस के डायरेक्टर डॉक्टर वसंत नागवेकर का, और साथ ही जुड़ रहे हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक आर जोशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर वसंत, आपसे हम शुरुआत करते हैं। कैसे समझें इतनी एंटीबायोटिक खा ली के अंदर सुपर बग बन गया शरीर में, या सुपर बग आया है कहीं से जिस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी? कैसे समझे इस फिनोमेना को? नहीं, ये जो 83% जो बताया है वो एक्चुअली कम्युनिटी एक्वायर्ड, म्हणजे कम्युनिटी, जो नॉर्मल कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनमें 83% नहीं है। ये कम्युनिटी में लेस देन 5% या 5% जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस पाए जाते हैं, और 70 to 80% उसमें से हम लोग बोलते हैं ESBL और लोअर, मतलब उस जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से कम है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सो कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन, जो नॉर्मल पॉपुलेशन में इट इज़ लेस देन 5%, बट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में ये वेरी होता है, और कोई हॉस्पिटल में 25%, कोई हॉस्पिटल में 80%। सो जो मरीज को हाई एंड एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, लाइक मेरोपेनेम, कार्बापेनेम, या फिर सिफावेन, सल्बैक्टम, या फिर पेप्रिसिलिन, तो इन मरीजों में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है अबाउट डेवलपिंग अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे आर हॉस्पिटलाइज्ड। सो दीज, ये जो 83% जो बोल रहे हैं, दे आर द पेशेंट्स हु आर एक्सपोज, जिनको मतलब हाई एंड एंटीबायोटिक्स जो दिया जाता है, वो एक्सपोजर की वजह से ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होने का खतरा होता है। सो नॉर्मल जो अपन सर्दी खांसी के लिए दवा लेते हैं, उससे ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर ये जो MDRO का जो डेटा है, दैट इज मोर फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड में जो पेशेंट बार बार एडमिट होता है, लाइक क्रॉनिक लिवर डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज, या बार बार उन पे जो स्क्लेरोजिंग क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, या स्ट्रक्चर्स है, बिलियरी स्ट्रक्चर्स है, जिसमें बार बार अपने को प्रोसीजर्स करना पड़ता है, हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ता है, ये मरीजों में ये रिस्क ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल पॉपुलेशन में मैं आपकी अगर ये बात समझूं भी,
तो वो चार्ट हम फिर से लेकर आते हैं जिसमें अलग अलग देशों की टैली है, एक बार दर्शकों को भी दोबारा से दिखाया जाए। उसमें भारत 83%, आपने कहा कि वो 83% कैसे एक्वायर हुआ है, वो नंबर आपने हमें डिटेल में समझाया। ऐसा नहीं कि टोटल पॉपुलेशन का 83% है, लेकिन अगर देखिए दूसरे जो देश हैं, इटली 31%, अमेरिका 20%, नीदरलैंड्स 10% और बाकी देश इससे भी कम। तो इन 3 प्रमुख देश हमने यहाँ पे ले लिए हैं और वहाँ पर भी शायद जो ये कैलकुलेशन निकाला गया है वो वैसे ही होगा जैसे आपने हमें समझाया। फिर भी अगर ऐसे भी कंपेयर करें डॉक्टर साहब, तो हमारे यहाँ ये 83% क्यों? क्या हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अपने मरीजों को अपने रेगुलर इलाज में भी दे रहे हैं? आई थिंक द एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स अपने इधर में भी थोड़ा ज्यादा होता रहेगा, कार्बापेनम, स्पेशली कार्बापेनम एक्सपोजर, क्योंकि जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में उधर उनके इधर ग्राम पॉजिटिव रेजिस्टेंस ज्यादा है, वैसे इंडिया में ज्यादा ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंस है। और ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए अपने को मेरोपेनम या फिर सेफापरन सल्बैक्टम ये दवाएं वापरनी पड़ती है। और जब ये यूज करते हैं हम ये मरीजों पे, तो डेफिनेटली इट इज द रिस्क मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म का ज्यादा हो जाता है। डेफिनेटली अपने इधर लाइक सब देश का प्रॉब्लम है, अपना इंडिया में या एशिया में इट इज मोर ऑफ ग्राम नेगेटिव जो एमडीआरओ पाए जाते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कुड बी मीनिंग यूजिंग एंटीबायोटिक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम और मल्टीपल एंटीबायोटिक्स बीइंग यूज्ड, इट्स पॉसिबल। तो डॉक्टर साहब, एक मैं बहुत जनरल सेंस में भी ये बात करूं, क्योंकि इंडिया में प्रैक्टिस देखी है, एक तो हमारे यहाँ ओवर द काउंटर्स भी दवाइयाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आजकल के ज़माने की तो मैं आपको क्या कहूँ कि चलिए, एक ये भी आता था कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स बहुत जल्दी लिख देते हैं, लेकिन अब तो लोग डॉक्टर तक भी नहीं पहुँच रहे, वो एआई से या गूगल करके ही चीज़ें निकाल लेते हैं और उनको लगता है कि ठीक है, ओवर द काउंटर जाके मांग ली, दुकानदार तुरंत दे भी देता है। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक बहुत जनरलाइज कर दी गई है, माना गया कि बस कुछ भी हो जाए तो तुरंत एंटीबायोटिक का सेवन कर लो। क्या ये स्थिति अच्छी नहीं है? मतलब हमें इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए कि इतनी इजीली एंटीबायोटिक्स का अवेलेबल होना या प्रिस्क्राइब कर दिया जाना, या लोग मन से ही एआई के थ्रू या ऑनलाइन निकाल के जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और कैसी चीज़ों के लिए? मामूली सर्दी बुखार के लिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है। 100% इस पे रोक लगाना जरूरी है किस हिसाब से, नहीं तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, और हमारे पास ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इकोलाई, क्लिप्सिला, एसिनोबैक्टर सुडोमोनास, इनके लिए दवाइयाँ भी बहुत कम बची है जो हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत हम लोग भी हार्डली 1 या 2 दवाई ही जो बची है जो इनमें यूज हो सकती है। और अपने ऑल्सो भारत में ये प्रॉब्लम है कि 80 आप देखेंगे सर्दी खांसी जो होता है 85%, 80 to 85% वायरल इन्फेक्शन के लिए हो जाता है, बट फिर भी सब लोग एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर लेते हैं। और जैसे आपने बताया कि एआई की वजह से या गूगल में जाके कौन सा एंटीबायोटिक लेना, एजिथ्रोमाइसिन सबसे कॉमनली यूज हो जाता है, और ये यूज के वजह से भी रेजिस्टेंस फैल रहा है। वेराज 85% लोगों का एक्चुअली एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं रहता है जो सर्दी खांसी के है। तो ये ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल रहा है उस पर भी थोड़ा सा आई थिंक लाइक हाउ वी आर डूइंग इन केरला में, आई थिंक ओवर द काउंटर मेडिसिन इज स्टॉप्ड, बैंड ओवर देयर। सो सिमिलर आई थिंक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन स्ट्रांगली लेके आना जरूरी है। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, मैं लगे हाथों आपसे पूछ लेता हूं कि एंटीबायोटिक खाना ये तो एक बात है, लेकिन अक्सर डॉक्टर्स ही कहते हैं या बताया जाता है कि एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो उसका आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, टाइम पे लीजिए और पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। लोगों को क्या है, थोड़ा बहुत भी रिलीफ आ गया, जैसे मैंने कहा कि लोग एक मामूली बीमारी में ही एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं 1-2 दिन में, अगर वो ठीक ना हो तो, और खाते हैं 1-2 डोज में आराम मिलता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली अगर आप एंटीबायोटिक के कोर्स को अधूरा छोड़ दो? लाइक फॉर टाइफाइड के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक फॉर टाइफाइड इज 14 डेज का। पर हम देखते हैं कि बहुत बार मरीज 3-4-5 दिन लेते हैं, थोड़ा ठीक लगा कि रोक देते हैं, और फिर वापस तो ठीक नहीं हो तो फिर शुरू करते हैं। इसकी वजह से ये जो इनकम्प्लीट लेते हैं कुछ कोर्सेज के लिए, डेफिनेटली इसमें रेजिस्टेंस हो जाते हैं। वेराज स्मॉलर एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन या जो सिंपलर अमोक्सिसिलिन है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट डेफिनेटली कंप्लीट कोर्स न करने की वजह से पहली बात तो जरूरत है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसको जरूरत है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर जरूरत है तो उसको कोर्स पूरा कंप्लीट करना भी उस इलाज के लिए कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स एंड सी दैट बीच में न रुके अपना। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एंटीबायोटिक का जरूरत है कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
डॉक्टर शशांक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। तो ये बात वही चल रही है कि भारत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इस हद तक है या इतना ज़्यादा है कि स्पेशलाइज केस में तो लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है कि 83%, और डॉक्टर साहब ने अभी हमें समझाया कि 83% एक स्पेशलाइज ग्रुप है जिसका नंबर है, नॉट द फुल पॉपुलेशन, बट स्टिल एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कि हमारे अंदर एक ऐसा सुपर बग पैदा हो रहा है, लैंसेट उसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसके ऊपर अब कोई दवा असर नहीं करेगी। विपिन जी, आपने बहुत सही बताया कि ये ई मेडिसिन लैंसेट की एक शोध निबंध है। इसमें बताया गया था जो लोग ईआरसीपी कर रहे थे उनके लिए, लेकिन ये चिंताजनक है क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने जैसे सही बताया और वसंत जी ने बताया कि लोग एंटीबायोटिक पेपरमिंट जैसे खाते, कोई टॉफी चॉकलेट जैसे खाते, और ये बिल्कुल गलत है। और मेडिकल पॉपुलेशन हो या जनरल पॉपुलेशन हो, उनको ये चीज हमको बहुत सतर्क से करनी पड़े कि एंटीबायोटिक का गैर उपयोग नहीं करें, अंडर मेडिकल सुपरविजन ही लेना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के बिना देना नहीं चाहिए। और भारत सरकार ने इसके ऊपर अभी आईसीएमआर ने भी काफी, डब्ल्यूएचओ ने भी काफी गाइडेंस आई है कि अभी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो करते हैं विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड विदाउट प्रॉपर कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट करना नहीं चाहिए। उसका जो एम्पेरिकल यूज होता है यानी सर्वसाधारण यूज होता है वो अवॉइड करना चाहिए। और ये स्टडी भी इसका ही इंडिकेटर है। ईआरसीपी जो करते हैं प्रोसीजर है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, उसमें 80%, बाकी कंट्रीज देखेंगे तो 20% के नीचे है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और हमको सतर्क रहना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस भी होना चाहिए और मेडिकल अवेयरनेस भी होना चाहिए कि एंटीबायोटिक हमको लेना बहुत केयरफुली चाहिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये प्रॉब्लम होने वाला है। और सुपर बग जो आएंगे ड्रग रेजिस्टेंट हो गए तो कोई दवाइयां नहीं रहेंगी लोगों को देने के लिए। तो इसलिए हमको सतर्कता और रैशनल एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्रिप्शन ये बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, शशांक जी, एक जो सुपर बग की बात हो रही, जो ये कह रहा है कि हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स खा खा के सुपर बग बन गया है, इसको कैसे समझे? क्या अब ये सुपर बग बन तो गया है, इस पे कोई दवाई असर नहीं करेगी, पर क्या है ये हमें बीमार कर देगा? किस हद तक ये खतरनाक है? ये बिल्कुल खतरनाक है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग माइक्रोज में आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जस्ट आपने देखा रहेगा डब्ल्यूएचओ ने 2 दिन पहले ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के ऊपर भी एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किया था। वहां पे भारत सरकार ने बहुत अच्छा कामगिरी किया है। वैसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ड्रग्स है, जैसे वसंत जी ने बताया, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इनके ऊपर ये सुपर बग तैयार होने की संभावना रहती है। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज इसके माइंडफुल है और इसलिए आईसीएमआर ने एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के लिए स्पेशल गाइडलाइंस भी किए हैं और वो रिवाइज भी किए हैं। डब्ल्यूएचओ से आगे हमारे सर्वश्रेष्ठ गाइडलाइंस है, लेकिन उनका अमल करना यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, केमिस्ट के लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे और डॉक्टर के लेवल पे। तो डॉक्टर वसंत, अब ये जो सुपर बग बन गया है, जिन भी मरीजों के अंदर आ गया है, और वो 83% जो हम नंबर बोल रहे हैं, व्हाट एवर दे आर, जिस भी कंडीशन में वो नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई उनका वो इलाज नहीं है? उनको उसके साथ ही रहना होगा? और क्या ये एक से दूसरे को ट्रांसफर भी हो जाता है? ये जो 83% जो नंबर दिया हुआ है वो स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन है, जो पेशेंट्स बार बार ईआरसीपी के लिए जाते हैं, जो बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं, जो बार बार बीमार है। उसमें कैंसर पेशेंट्स भी है, कोलेंजियोकार्सिनोमास, जिनको बार बार अपने को डायलिटेशन करना पड़ता है बिलियरी। ये स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन। यस, ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग है। लाइक इकोलाई अलग है, लाइक क्लेप्सियला अलग है, सुडोमोनास अलग है, एसिडोबैक्टर अलग है। तो इनका सबका अलग 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 दवाई रहती है, एक ही दवाई नहीं है। फिलहाल वी स्टिल हैव, हमारे पास 2 या 3 वेपन्स अभी भी हम लोग है जो यूज कर रहे हैं। बट यस, हम लोग कंप्लीट कोर्स, अगर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो किसी को 2 हफ्ता लगता है, किसी को 4 हफ्ता भी लगता है, और अगर कंप्लीट कर देंगे तो उसको हम लोग डेफिनेटली फ्री कर सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि इसका इलाज है, ये सुपर बग मतलब इनविंसिबल नहीं है, इसको भी खत्म किया जा सकता है। हाँ, मतलब एंटीबायोटिक देके डेफिनेटली इट कैन बी किल्ड। दूसरी बात है, पर वो कोलोनाइज, किसी में कोलोनाइज 2 महीना 3 महीना तक रहता है, तो इसके लिए उसको एक पेशेंट से दूसरा ट्रांसफर होने का रिस्क रहता है। पर उसके लिए स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का जरूरत है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द बड़े हॉस्पिटल सब लोग ये इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस करते हैं और इनको आइसोलेट करते हैं और सेपरेट रखते हैं, ताकि कंपलसरी ग्लविंग, कंपलसरी
वेयरिंग द गाउन, ये सब करके हम लोग प्रिवेंट करने को ट्राई करते हैं. बट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपना इंडिया का एंड द नंबर ऑफ बेड्स एंड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इतने हैं कि सबको सिंगल रूम आइसोलेटेड इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो जितना हो सकते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट आइसोलेशन is the best way, and infection control practices apart from the cleaning the environment repeatedly से अपने को दूसरा पेशेंट से एक से दूसरा पेशेंट को अवॉइड ये ट्रांसफर कर सकते हैं. वी कैन अवॉइड ट्रांसफरिंग इट टू अदर पेशेंट्स. जी, तो ठीक है. एक बात तो ये कि ये सुपर बग इन्विंसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका भी एक इलाज है. लेकिन वो आए क्यों, वो बने ही क्यों, एंटीबायोटिक का ऐसा इस्तेमाल ही हम क्यों करें कि हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा हो. नंबर 1. नंबर 2 कि वो ट्रांसफरेबल है, इसलिए उसका भी ध्यान तो रखना ज़रूरी है. एक छोटा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे कि भाई एंटीबायोटिक हमें कब एग्जैक्टली लेनी चाहिए. मन से तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. क्या एंटीबायोटिक्स की भी कोई अलग अलग ग्रेड है कि भाई इस ग्रेड के एंटीबायोटिक इट्स ओके, लेकिन ये ग्रेड के एंटीबायोटिक ना कभी भी मन से तो लेना ही नहीं, जब तक ज़रूरत हो ना लेना. तो ये थोड़ा सा एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म समझेंगे. और जो जनरल व्यक्ति एंटीबायोटिक खा लेता है अपनी लाइफ में कितनी भी, वो कितना अपने आप को खतरे से एक्सपोज कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा. सुपर बग का वार और एंटीबायोटिक्स बेकार. जी हाँ, बात हो रही है लैंसेट के उस रिपोर्ट की जिसमें उन्होंने चेताया है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक के सेवन से कई मरीजों के अंदर एक सुपर बग पैदा हो गया, यानी कि ऐसा माइक्रोब या माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अब किसी भी दवा से बेअसर है और ये बेहद ख़तरनाक है. और उसमें भारत में सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं. हालांकि अलग अलग ब्रेक से पहले हमने समझा कि इस पूरे स्टैटिस्टिक्स को, इस रिपोर्ट को कैसे समझा जाए. लेकिन ओवरऑल डॉक्टर शशांक, जैसा हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत आम है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल. अब जो रूटीन वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो ओवर द काउंटर मिल भी जाती है या लोग जिन्हें सर्च करके इधर उधर से ऑनलाइन खरीद भी लेते हैं, क्या इनकी कोई अलग अलग ग्रेड होती है कि इस ग्रेड की एंटीबायोटिक ठीक है यहाँ तक चलेगी, नुकसान तो वो भी करेगी लेकिन इट्स ओके, और एक ग्रेड ऊपर वाली बहुत ज़्यादा खतरनाक है? कैसे समझे एंटीबायोटिक के इस पूरे सिस्टम को? शशांक जी. शायद डॉक्टर शशांक से हमारा कनेक्शन लॉस हुआ है, तो उनके पास आएंगे. मीनवाइल डॉक्टर वसंत, ये सवाल तो मैं लेता हूं शशांक जी से, लेकिन दूसरी एक चीज़ ये कि क्या एंटीबायोटिक, मतलब जितना हमें समझ में आता है कि जो हमारे अंदर बैक्टीरिया हैं उनको किल करने वाली दवाएं, शरीर में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं, एंटीबायोटिक अपना काम कैसे करता है? तो एंटीबायोटिक विल वर्क अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सब एंटीबायोटिक सब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए ही काम करता है. लाइक एक एंटीबायोटिक दूसरा ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं काम करेगा. तो फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है तो स्पेसिफिकली वो स्ट्रेप निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, वही एंटीबायोटिक लाइक अमोक्सिसिलिन उसके लिए काम करेगा. पर अमोक्सिसिलिन दूसरा कोई चीज के लिए नहीं काम करेगा. इट वर्क्स बाय 2 मेथड्स. इट इज एक तो मल्टीप्लिकेशन रोक देता है जिसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, और दूसरा है कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसको बैक्टीरियोसाइडल बोल देते हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज डेवलपिंग, क्योंकि जैसा अपन शुरुआत में बोले कि ओवर द यूज काउंटर में अपन मेडिसिन लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल सेफोडक्सम लेते हैं, यूरिन इन्फेक्सिम लेते हैं, उसका जरूरत है कि नहीं वो पता नहीं रहता है. वो जब भी ले लेते हैं तो अपने को वो दवाई से रेजिस्टेंस होने का चांस हो जाता है. फिर कभी कुछ यूरिन इन्फेक्शन होता है तो वो उसको ट्रीट करने को जाएंगे तो अपने को पता चलता है कि जो अपने पहले वाला जो लिया वो काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर अपने को इंजेक्शन देना पड़ता है. तो अभी उसका इंजेक्शन लेते हैं तो बाद में आगे चल के ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं. तो बेस्ट इज कि शुरुआत में ही अगर अपने को जरूरत नहीं है तो नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. जितना आप एंटीबायोटिक लेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स है बहुत स्मार्ट रहते हैं. वो एक दवा लेंगे तो तुरंत उसको उसका कलर चेंज करके वो लोग उसमें म्यूटेशन करके रेजिस्टेंस हो जाते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. और इसके लिए अपने को तो डॉक्टर साहब, अपने देश में कोई गाइडलाइंस हैं एंटीबायोटिक के लिए कि कब लिखनी है कब नहीं लिखनी है? आईसीएमआर ने बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी है. 2 गाइडलाइंस आई है जिसको सबने फॉलो करना जरूरी है. ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक गाइडलाइंस है, पर सबसे इम्पोर्टेंट अपने को सब डॉक्टर्स को ये भी जानना जरूरी है और पेशेंट लोग को भी जानना जरूरी है कि ओवर द काउंटर नहीं लेना है. और एंटीबायोटिक जब भी लिखेंगे तो जरूरत है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है. बट आईसीएमआर ने बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक पॉलिसी और एंटीबायोटिक
सिंड्रोमिक अप्रोच का गाइडलाइन दिया हुआ है, अगर अपन उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपन जो जरूरत है वही एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप। हर हॉस्पिटल में अगर एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप फॉलो करेंगे तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम हो जाएगा। जी, डॉक्टर शशांक भी जुड़ गए। शशांक जी, आपसे सवाल जो मैंने पूछा था कि क्या कुछ अलग अलग ग्रेड की एंटीबायोटिक्स भी हैं कि एक ले ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल टाइप की है, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्रेड ले लेंगे तो फिर तकलीफ ज्यादा है? तो विपिन जी, सब एंटीबायोटिक सेम होती है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है उसका प्रमुख कारण है कि लोग एंटीबायोटिक्स को लाइटली लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हर प्रकार की जितने ही इनोसेंट लगते हैं उतने ही सीरियस भी होते हैं। उसमें अलग अलग जनरेशन जरूर रहते हैं, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए हमको माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ बहुत अच्छा संबंध रखना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत में सर्वश्रेष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, हमने कोविड पैंडेमिक में भी देखा है, हमारे यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी लैब्स, वायरल लैब्स, फंगल लैब्स सब अवेलेबल है। और इसलिए एंटी माइक्रोबियल कोरिलेशन जो होता है, माइक्रोबियल कोरिलेशन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ, हमारे शास्त्रज्ञों के साथ हमको काम करना चाहिए, क्लिनिशियंस को या डॉक्टरों को। इसलिए एंटीबायोटिक्स के अलग अलग जो प्रकार भी होंगे तो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए सबसे सिंपल एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा सुपर बग्स तैयार करते हैं, और जितने कॉम्प्लिकेटेड एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके भी सुपर बग्स होते हैं। तो इसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन होता नहीं है। तो इसलिए हमको सबको एक वार्निंग रेड सिग्नल है कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे। एंटीबायोटिक का ओवर द काउंटर सेल पूरा बंद होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के बिना, और रैशनल प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका बिल्कुल सेवन होना नहीं चाहिए। और बगैर एंटी माइक्रोबियल कोरिलेशन और क्लिनिको माइक्रोबायोलॉजिकल कोरिलेशन, ये जो लोग लिखते हैं एंटीबायोटिक, ये बिल्कुल गलत है। और लोगों का, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली एंटीबायोटिक लेना ये एकदम गलत बात है, इसलिए बग्स तैयार होते हैं। और हॉस्पिटल्स में भी हमको सतर्कता रखनी, जैसे वसंत जी ने बताया कि एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है और एक एंटी माइक्रोबियल पॉलिसी होती है। लोकल ज्योग्राफी में, हमारे मोहल्लों में एक अलग अलग प्रकार के कीटाणु होते हैं और इनका एक निगरानी रखना, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखना, इसलिए आईसीएमआर की गाइडेंस के अंडर हमको काम करना चाहिए। उनकी 2 सर्वश्रेष्ठ गाइडलाइंस आई है, हम उसका अमल नहीं करते हैं, यही एक हमारी दुख भरी कहानी है। इसलिए अमल करना बहुत जरूरी है, सतर्कता रखनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुपर बग की समस्या बढ़ने वाली है हर साल, और इसलिए भारत को इसका ज्यादा सतर्कता रहना चाहिए। हमने टीबी में देखा कि टीबी में भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, फंगस में, वायरस में भी एंटीवायरल रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए हमको इसकी जो गाइडेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर शशांक भी वही बात कह रहे हैं, डॉक्टर वसंत भी वही बात कह रहे हैं, एक आम व्यक्ति के लिए, कंज्यूमर के लिए, एक उपभोक्ता के लिए, कि मन से तो एंटीबायोटिक बिल्कुल ही आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं, ओवर द काउंटर जाके नहीं खरीदनी है, गूगल करके नहीं खरीदनी है। दूसरा, जो आईसीएमआर के गाइडलाइंस भी हैं, और अब लैंसेट जिस बात को कह रहा है, तो बाकायदा सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर्स, वो छोटी जगह के हों, बड़ी जगह के हों, उन्हें भी अब बहुत सतर्कता के साथ इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट इस गाइडलाइन को कुछ अपग्रेड करके भी लाए तो शायद उसकी ज़रूरत अब आन पड़ी है, क्योंकि लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है कि ये एंटीबायोटिक वाला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो हिंदुस्तान उसमें अग्रणी है। तो हम ऐसे नहीं बनना चाहते कि हमारे ऊपर कोई दवा असर ना करे। नेचुरल हमारे शरीर में जो ताकत है खुद को रिकवर करने की, पहले उसको मौका मिलना चाहिए, और एंटीबायोटिक का मनमाना इस्तेमाल और गाइडलाइन के बाहर जाके इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए, नहीं तो हम एक बड़ी दिक्कत, बड़ी तकलीफ में फंसेंगे। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां हैं, हम इसकी कैपिटल उसकी कैपिटल बन चुके हैं, लेकिन अब ये एंटीबायोटिक्स वाले मामले को और ख़राब ना करें तो बेहतर हो। ये आपके और हमारे सबके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वसंत, डॉक्टर शशांक, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो। और आई थिंक ये जानकारी भी कई बार लोगों के पास इसका अभाव रहता है, लेकिन जब ये बातें सुनेंगे तो आई थिंक वो भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद सर, नमस्कार।